हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल कंप्लीट कवर करेंगे। ये मैराथन क्लास रहने वाली है और आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आने वाला है। इस क्लास को देखने के बाद मान लो एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल के पेपर में 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 7 के 7 क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। और इस चीज़ की गारंटी है, इस जो मैराथन क्लास है इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, उसको ब्रॉडली हमने 11 चैप्टर्स के अंदर कवर किया है। स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, भाई एनर्जी होती है क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल देखेंगे। कुछ कुछ इस वाले लेक्चर के अंदर जो भाई आपने ग्रीन एनर्जी के अंदर पढ़ा होगा और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, उसका मिक्सचर भी देखने को मिल सकता है। बाकी ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादातर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हम कर चुके हैं। एक दो सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, भाई प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, उनकी मैराथन बची हुई है। वैसे वीडियो के थ्रू तो वे ऑलरेडी कवर्ड है, तो उनको भी जल्दी हम मैराथन वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। तो आपने जो मैराथन वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप इनको देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहेंगी। तो चलिए हम वापस आज के अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू दी एनर्जी कन्वर्जन। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है, भाई एनर्जी होती क्या है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस एन इफेक्ट। एनर्जी, जिसको हम हिंदी में ऊर्जा भी कह सकते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, कैपेसिटी। अब ये वर्क किस प्रकार का हो सकता है, मान लो कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको 1 मीटर मूव करवाना है, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो आपने क्या किया, आपने वर्क किया। इस वर्क करने की कैपेसिटी को ही हम एनर्जी कहेंगे। इट इज़ द फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऑल फिजिकल प्रोसेस एंड मशीन ऑपरेट बाय कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। जितने भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं, भाई जैसे आप इस वीडियो को देखने लग रहे हो, या भाई आप अपने नोटबुक के अंदर लिखने लग रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, एक फिजिकल प्रोसेस है, एनर्जी यूज करने लग रहे हो आप। या भाई किसी बॉक्स को उठा के आपने कहीं पे रख दिया। और जो मशीन्स होती हैं, भाई जैसे आपकी गाड़ियाँ हो गई, या वॉशिंग मशीन हो गई, या कोई भी और रोबोटिक मशीन, क्रेन हो गई, जेसीबी हो गई, तो वे किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके वे ऑपरेट करती हैं। पूरा डिटेल में देखेंगे किस तरीके से वे ऑपरेट करती हैं। एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी क्या है, जूल। तो ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और 1 जूल ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1 जूल ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है, जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के डिस्टेंस पे मूव करवा देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 जूल हमने वर्क किया है, या फिर आप इसको 1 जूल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी की और दूसरी यूनिट भी होती है, भाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तो हमने देख ली, जूल। बाकी यूनिट्स क्या है, भाई कैलोरी, किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये सभी भी एनर्जी की ही यूनिट है। एनर्जी इज कंजर्व, इट मीन इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर और ट्रांसफर्ड बिटवीन दी सिस्टम्स। जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ना आप उसको क्रिएट कर सकते, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एनर्जी कन्वर्जन ही पढ़ लेते हैं। भाई वैसे तो आपको पता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, एनर्जी कन्वर्जन। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, भाई जो कोयला है, कोल है, उसके अंदर क्या केमिकल एनर्जी, उसको हीट करेंगे तो थर्मल एनर्जी जनरेट हुई। थर्मल एनर्जी, भाई आपने पानी को गर्म कर लिया, उसकी स्टीम बन गई, उस स्टीम से आपने टरबाइन के ब्लेड को रोटेट किया तो मैकेनिकल एनर्जी। और टरबाइन के ब्लेड रोटेट हुए, वो भाई आपके जनरेटर के साथ कनेक्ट रहते हैं शाफ्ट के थ्रू, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई। तो एक सिंपल सा भाई जो पावर प्लांट है उसके अंदर भी आपने देखा किस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। सोलर सेल के अंदर आप देख सकते हैं, भाई जो सनलाइट की रेडियंट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई जो एनर्जी है ना हम उसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल केमिकल एनर्जी को आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। भाई सेब को किसी ह्यूमन ने खाया, ठीक है, सेब के अंदर जो एनर्जी थी उससे मैकेनिकल एनर्जी। जो सेल है बैटरी का, भाई उसमें केमिकल एनर्जी थी, आपने उसको टॉर्च के अंदर लगाया तो लाइट एनर्जी। फ्यूल है भाई, जो पेट्रोल डीजल है आपने गाड़ी में डलवाया और गाड़ी आपकी चलने लग गई तो मैकेनिकल एनर्जी में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, आपके जैसे घरों में लैंप वगैरह हो गए, ट्यूब लाइट वगैरह हो गई। लाइट एनर्जी को केमिकल में, भाई जो सनलाइट है, जो सनलाइट प्लांट उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल एनर्जी में। जो टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्म की एनर्जी को हम कन्वर्ट करते रहते हैं दूसरी फॉर्म में, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। इसके एप्लीकेशन क्या है इंजीनियरिंग के अंदर? तो भाई थर्मल पावर प्लांट के अंदर आप कोयले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। जो गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर कंबसन इंजन्स होते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम पेट्रोल डीजल को। सोलर पैनल हो गई, इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो गई। तो ये सब इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन है भाई। आप डे टू डे अपने लाइफ के अंदर भी देख रहे हो भाई, ये आपने एग्जाम्पल भी देख लिया एनर्जी कन्वर्जन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी कितने प्रकार की होती है। तो अगर हमें ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो फंडामेंटल टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। किसी के अंदर भाई एनर्जी स्टोर हो जाती है, किस वजह से? उसकी पोजीशन या फिर कन्फिग्रेशन की वजह से। जैसे वाटर है, एक बाल्टी पानी एक तो फर्श के ऊपर ज़मीन पे रखा हुआ है, एक आपने उसको टंकी के अंदर चढ़ा के भाई वहाँ रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई, mgh। ठीक है, तो भाई इसकी पोजीशन, भैया 10वीं मंजिल पर टंकी में पानी रखा हुआ है, तो पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। या फिर कन्फिग्रेशन की वजह से। कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है? भाई कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को आपने फोर्स लगा के क्या कर दिया, इसकी लेंथ रिड्यूस कर दी, तो इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई इसकी कन्फिग्रेशन की वजह से। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है भाई, किसी बॉडी के अंदर जो स्टोर रहती है उसकी पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से। एग्जाम्पल क्या है? तो भाई डैम के अंदर जो वाटर स्टोर रहता है उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग हमने कंप्रेस कर दी तो उसके अंदर एबिलिटी है ना वर्क करने की, जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, फोर्स लगाएगी, यानी उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर है ए रेज वेट सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्रेन। आपने कोई वजन क्रेन की मदद से ऊपर उठा दिया तो उसके अंदर क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एनर्जी उसके अंदर आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज। आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई 10 मीटर की हाइट से आपने कोई बॉल नीचे गिराई तो बॉल क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो दो टाइप की जो एनर्जी थी वे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। भाई पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर रहती है कन्फिग्रेशन या उसकी पोजीशन की वजह से, भाई केमिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी। एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने इसको देख लिया। फिर आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? भाई वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से है। क्या? इट इज़ द एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे कि भाई कोई इंसान दौड़ने लग रहा है तो उसके अंदर क्या, काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी चलने लग रही है तो काइनेटिक एनर्जी, उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है। इसके एग्जाम्पल क्या है? भाई मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, भाई जो फोटोन होते हैं सनलाइट से वे ट्रैवल करते हैं, जो सनलाइट ट्रैवल कर रही है। साउंड एनर्जी, साउंड वेव की प्रोपोगेशन होती है, तो जहाँ भी मोशन आ जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। बाकी फॉर्मूले वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए जो मोशन की वजह से एनर्जी स्टोर रहती है किसी बॉडी में वो काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है, मूविंग ट्रेन हो गया, फ्लोइंग रिवर वाटर हो गया। तो किसकी वजह से होती है? मास की वजह से और स्पीड की वजह से। किसी चीज़ का वजन ज़्यादा, भाई ट्रेन का वजन ज़्यादा तो उसके अंदर, और वो धीरे धीरे चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा होगी। कोई वो है बुलेट, यानी कि बंदूक की गोली, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन वजन कम है, तो उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। अब देख लेते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है। तो भाई थर्मल एनर्जी, मोलिकुलर मोशन की वजह से होती है।
इसके एग्जाम्पल क्या हैं भाई? स्टीम यानी भाप हो गई, हॉट आयरन, बॉइलिंग वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? थर्मल एनर्जी यानी हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। ये एक टाइप की काइनेटिक एनर्जी का ये एग्जाम्पल है। केमिकल एनर्जी, जो केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड रहती है सब्सटेंस के अंदर, ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसके एग्जाम्पल क्या है? फ्यूल, बैटरी, फूड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। न्यूक्लियर एनर्जी, जो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है उसको न्यूक्लियस एनर्जी कहते हैं। रेडिएंट एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कैरी की जाती है, भाई लाइट और हीट के फॉर्म में, उसको रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। फिर आती है साउंड एनर्जी एंड इलास्टिक एनर्जी। साउंड एनर्जी तो भाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है, और इलास्टिक एनर्जी भाई किसी ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, जैसे भाई स्प्रिंग को आपने दबा दिया या खींच दिया, उस वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलास्टिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। तो अलग अलग टाइप की एनर्जी आपको पता चल गई, कन्वर्जन की आपको वो पता चल गई भाई हम किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को। बाकी ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला ही चैप्टर है, डिटेल के अंदर आप आगे वाले चैप्टर में देखते चलना, पूरा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। फिर देख लेते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं। तो थर्मो वाले चैप्टर में और ग्रीन एनर्जी वाले चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, इसमें ज़्यादा चीज़ें नई नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब वैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं? तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन्हीं लॉ के द्वारा गवर्न की जाती है। टोटल ये 4 लॉ होते हैं। तो जीरोथ लॉ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा लॉ होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो साथ साथ आपने थर्मो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपकी भाई तैयारी हो जाएगी थर्मो की, नहीं तो रिविजन हो जाएगी। बाकी थर्मो वाले चैप्टर की मैराथन वीडियो करवा रखी है, 2 घंटे 26 मिनट की क्लास है। पूरा थर्मो इसके अंदर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और भाई टेलीग्राम पे आप जहाँ जुड़े हुए हो उन ग्रुप्स के अंदर भी आप चैनल के बारे में बता सकते हो। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो जीरोथ लॉ कहता है अगर दो बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम है और किसी तीसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब क्या है? तो पहली और जो तीसरी बॉडी है वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हमें कौन सा लॉ बताता है? जीरोथ लॉ बताता है। इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, भाई ए और सी बी के साथ अगर इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप डायग्राम में भी समझ सकते हो भाई। मान लो गाड़ी का टेम्परेचर थर्मोमीटर के टेम्परेचर के बराबर, घर का भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी का और घर का टेम्परेचर एक बराबर होगा। तो ये हमारा कौन सा लॉ है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है भाई? जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा लॉ है? ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। भाई कोई सिस्टम है, उसके अंदर जो भी आप हीट सप्लाई करोगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? या तो उसकी इंटरनल एनर्जी के में हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी? वर्क डन में यूज हो जाएगी। फिर आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एंट्रोपी इंक्रीज्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम्स, हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड। तो जो सेकंड लॉ होता है डायरेक्शन के बारे में बताता है। सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? जो हॉट है, हॉट से कोल्ड में, हॉट से कोल्ड के अंदर हमारी एनर्जी फ्लो करेगी। एंट्रोपी इंक्रीज इन आइसोलेटेड सिस्टम्स, हीट फ्लो फ्रॉम दी हॉट टू कोल्ड। तो जैसे आपको डायग्राम में भी क्लियर होने लग रहा है, हॉट से लेके कोल्ड में हीट फ्लो करती है। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? थर्ड लॉ बताता है हमें एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस होती है। उसको भी आने वाले चैप्टर में डिटेल में देख लेंगे। एंट्रोपी अप्रोचेज ए कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेज द एब्सोल्यूट जीरो। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जीरो केल्विन के पास टेम्परेचर जाता जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन। ठीक है, केल्विन में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती। तो जैसे जैसे जीरो
के तरफ टेम्परेचर जाएगा, एंट्रोपी हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करती हुई जाएगी। तो सेकंड लॉ आप देख सकते हो भाई, कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, हीट फ्लो की डायरेक्शन में, हॉट से लेके कोल्ड बॉडी में हीट फ्लो करती है। एंट्रोपी के कंसेप्ट को इसने इंट्रोड्यूस करवाया। एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर यानी कि रैंडमनेस एक टाइप से, ठीक है। एंट्रोपी किसके बारे में, रैंडमनेस के बारे में बताता है। भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडम फैशन में, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो रैंडमनेस के बारे में एंट्रोपी बताती है। और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, जो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन के पास जाता जाएगा, एंट्रोपी भी हमारी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो थर्मो के ये 4 बेसिक रूल थे, वे हमने देख लिए। फिर देख लेते हैं कॉमन एनर्जी कन्वर्जन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो कॉमन कॉमन एनर्जी कन्वर्जन्स क्या क्या होती हैं, हमने स्टार्टिंग में भी देख ली थी वैसे। तो केमिकल से थर्मल एनर्जी, ये कहाँ पे होती है भाई, बॉयलर के अंदर, कंबसन इंजन के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, जो कोयला है, कोयले को आप हीट करके थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो केमिकल टू थर्मल, केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, जैसे कि बैटरी और फ्यूल सेल के अंदर। थर्मल से आप मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हो, जैसे कि स्टीम टरबाइन के अंदर। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी मोटर के थ्रू। पोटेंशियल से काइनेटिक, तो भाई जो हाइड्रो पावर डैम होता है उसके अंदर। रेडियंट एनर्जी यानी लाइट से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हो, किसके थ्रू, सोलर सेल के थ्रू। इलेक्ट्रिकल से थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हीटर के थ्रू। मैकेनिकल से साउंड एनर्जी, स्पीकर के जरिए आप भाई साउंड एनर्जी जनरेट कर सकते हो। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और थर्मल एनर्जी भी बना सकते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। तो बेसिक जो भाई कॉमन टाइप के एनर्जी कन्वर्जन्स थे वे हमने देख लिए, और उसकी एप्लीकेशन भी देख ली भाई। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल होगा तो जनरेटर का में इसको हम काम करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन वाला, तो भाई वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहला चैप्टर ही बड़ा था, उसके बाद ये चीज़ें ही कह लो आप रिपीट होएंगी, या फिर जो हमने इन चैप्टर्स के अंदर करा था ग्रीन एनर्जी के अंदर और थर्मोडायनामिक्स के अंदर, वे चीज़ें इसमें रिपीट होएंगी। अच्छा, और पीडीएफ के बारे में अगर आप बच्चे पूछते हो भाई पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, तो जो डिसिप्लिन लर्नर की ऐप है उसके अंदर जो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। बाकी कुछ पीडीएफ्स हो गई या फिर जैसे किताब हो गई, तो वो डिस्कशन ग्रुप फॉर सिविल कंपटीशन एग्जाम करके टेलीग्राम ये ग्रुप है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी हैं यूपीएई के लिए, अब टाइम कम बचा है तो आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो। इसको आपसे ये पता चलेगा भाई कौन से सब्जेक्ट में आप गलतियाँ कर रहे हो, तो उसकी क्लास आप स्पेशली अटेम्प्ट कर सकते हो। और भाई कहाँ पे आप स्टैंड करते हो बच्चों के अंदर, आपकी कितनी रैंक आने लग रही है, तो वो भी आपको टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगी। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स। तो एनर्जी कन्वर्जन क्या होती है भाई, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, वो इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कन्वर्जन। और जिस मशीन्स के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू या अरेंजमेंट के थ्रू एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कन्वर्जन का सिस्टम। तो एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स आर मैकेनिज्म और अरेंजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो क्या होते हैं, जैसे कि आप भैया विंड टरबाइन का एक मैकेनिज्म आप देख सकते हो भाई, सिस्टम आप देख सकते हो। जो विंड पावर है वो टरबाइन के ब्लेड से टकरा के काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक जो विंड की काइनेटिक एनर्जी थी वो भाई गियर बॉक्स के साथ है, ये हमारे टरबाइन के ब्लेड जुड़े हुए थे, तो मैकेनिकल पावर को इसने कैप्चर कर लिया। जनरेटर के साथ लग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर दिया। तो हम इस पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे, एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस कितनी है। तो एनर्जी का जो टाइप है उसके हिसाब से हम कितने फॉर्म में क्लासीफाई इसको कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही हम कन्वर्ट करेंगे, तो किसकी मदद से, गियर बॉक्स की मदद से। जैसे यहाँ पे गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो एक मैकेनिकल एनर्जी को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे हम टॉर्क और स्पीड को चेंज कर लेंगे। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो जनरेटर और डायनामो की मदद से आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल आ गया। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो जो मोटर्स हो गई उसके अंदर ये आ जाता है भाई, मोटर के जरिए मोटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी और मोटर भाई चलेगी तो क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। केमिकल टू थर्मल, थर्मल टू मैकेनिकल,
थर्मल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो भाई पावर प्लांट के अंदर, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल यानी बैटरीज और फ्यूल सेल के अंदर, सोलर टू इलेक्ट्रिकल फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स में, न्यूक्लियर टू थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम न्यूक्लियर को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया भाई एनर्जी जो टाइप था उसके बेस पे क्लासिफिकेशन, भाई थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे। अब देख लेते हैं एनर्जी सोर्स के आधार पे। तो सोर्स के आधार पे हो सकता है फॉसिल फ्यूल बेस, भाई जो कोयले पे चलने वाले सिस्टम होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस, न्यूक्लियर एनर्जी बेस एंड हाइब्रिड सिस्टम। तो ये किसके आधार पे क्लासिफिकेशन है? इनपुट जो एनर्जी आप देने लग रहे हो उसके आधार पे। भाई आपने कोल इनपुट दिया, सनलाइट इनपुट आपकी, या यूरेनियम है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ सोर्स है, उसके आधार पे। एनर्जी फ्लो के आधार पे हम सिस्टम को कितने प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं? तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, हम 3 प्रकार से भाई एनर्जी फ्लो के आधार पे सिस्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं। ओपन फ्लो के अंदर क्या होता है? एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, एक बर्तन में आपने पानी लिया और उसको आपने बॉयल करवाया, ठीक है, तो क्या वाटर वेपर भाई एवोपरेट होती रहेंगी, यानी कि मैटर सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर होने लग रहा है, और जो हीट एनर्जी है वो भी लॉस होती जाएगी, भाई हीट भी लॉस होती जाएगी। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। दूसरा सिस्टम हमारा क्या आता है? क्लोज सिस्टम आता है। इसके अंदर केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि कुकर है, भाई आप ये पानी गर्म करने लग रहे थे, यहाँ पे आपने ढक्कन लगा दिया, तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो वो हमारा क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड, इसमें ना तो एनर्जी और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है। तो ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। 3 टाइप के हमारे बेसिक सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। क्लोज के अंदर कंफ्यूज मत होना, क्लोज के अंदर क्या, आपने ऊपर ढक्कन लगाया है तो मैटर तो ट्रांसफर नहीं होना, सामान तो ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन एनर्जी क्लोज के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। आइसोलेटेड के अंदर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होएगा। आइसोलेटेड का एग्जाम्पल क्या भाई? दो आपके थर्मस हो गई। तो सिस्टम के आधार पे भी आपने क्लासिफिकेशन देख ली। फिर आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अंदर हीट और वर्क के प्रिंसिपल को यूज करेंगे। रैंकाइन साइकिल, ओटो साइकिल, आने वाले चैप्टर्स में इनको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है, रैंकाइन और ओटो साइकिल को। इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स, ये केमिकल रिएक्शंस का यूज करती हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोसेस को यूज करती हैं, जैसे कि मोटर जनरेटर के सेट हो गए। तो भाई हमने क्लासिफिकेशन देख ली। भाई जो एनर्जी कन्वर्जन के सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, बस इसमें हमें क्लासिफिकेशन देखनी थी। तो आई होप क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। भाई कितने प्रकार की होती है, यानी कि एक प्रकार से। फिर आता हमारा चैप्टर नंबर 3, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स इन एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे के अंदर, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स ही देख लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स होती क्या है? थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली इन्वॉल्विंग द हीट एंड वर्क। जो एनर्जी इंटरेक्ट करती है और ट्रांसफॉर्म करती है उसकी साइंस को हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। इट इज़ द साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम लाइक इंजन, पावर प्लांट एंड रेफ्रिजरेटर। तो ये फंडामेंटल साइंस है इंजन्स की, रेफ्रिजरेटर की और पावर प्लांट जैसे सिस्टम्स की। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी देख लेते हैं। भाई सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जिस चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। भाई पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से आप किसी भी एक छोटी सी चीज़ की तो स्टडी करने लग रहे होगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। सराउंडिंग क्या कहेंगे? इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है पूरा ब्रह्मांड, उसको हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। बाउंड्री क्या है? भाई इस सिस्टम की और जो सराउंडिंग है उसके बीच का जो इंटरफेस है इसको हम क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। स्टेट क्या होती है? भाई इस सिस्टम की जो कंडीशन है, भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे, जो इसकी कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। प्रोसेस, भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहेंगे। तो प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं? भाई आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबार प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सभी क्या? प्रोसेस। भाई एक जगह से दूसरी जो स्टेट उसकी चेंज होने लग रही है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल में क्या रहता है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल। और एक होता है एडियाबैटिक, इसके अंदर क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होती। इट इज़ द प्रोसेस ओकर विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर बिटवीन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। जो ये आपका सिस्टम है
इसके बाहर जो कुछ भी है ये सराउंडिंग है। इसके अंदर कोई भी मैटर का और हीट का ट्रांसफर आपस में नहीं होता। एक आइसोबार होता है, आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। साइकिल क्या होती है? सीरीज ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइकिल कहेंगे, जिसमें वो अपने इनिशियल स्टेट के अंदर लौट के वापस आ जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ने लग रहे हैं तो लो देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 4 लो होते हैं। चैप्टर के अंदर ही भाई एक ही मैराथन क्लास में आपकी मैं रिवीजन भी करवाने लग रहा हूँ, ये देख लो आप। आपको लेक्चर कैसा लगने लग रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के 4 लो होते हैं। जीरोथ लो किसके बारे में कहता है? अगर दो सिस्टम भाई ए और बी किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? जीरोथ लो। फर्स्ट लो किसके बारे में कहता है? ये कहता है जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ना आप उसको क्रिएट कर सकते ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये हमारा कौन सा लो है? ये हमारा फर्स्ट लो है। फिर आता है सेकंड लो। सेकंड लो किसके बारे में बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, डायरेक्शन के बारे में बताता है। और ये क्या कहता है? जो हीट होती है वो हॉट से लेके कोल्ड सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होती है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? थर्ड लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है कि भाई जो एंट्रोपी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ जाएगा तो एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी? एंट्रोपी हमारी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। भाई ये पार्टिकल इधर उधर भाग रहा है, यानी कि रैंडम तरीके से वो कर रहा है, तो उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर 0 हो गया, एंट्रोपी 0, सारे पार्टिकल शांत हो गए। तो ये आप यहाँ लिखे हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। भाई जीरो लो तो कहता है भाई दो सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम है, मतलब तीसरे के साथ, तो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। फर्स्ट लो बताता है भाई जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। और जो आप एनर्जी सप्लाई करते हो भाई किसी भी सिस्टम के अंदर, आप हीट ऐड करते हो, एनर्जी सप्लाई करते हो, तो वो दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। या तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाएगी, या फिर वो सिस्टम हमारा वर्क करेगा। यू इंटरनल एनर्जी, डब्लू हमारा वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है? प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसका एरिया। सेकंड लो। सेकंड लो बाई डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में बताता है। हॉट से लेके कोल्ड के अंदर हीट हमारी ट्रांसफर होती है। कोई भी एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता। एंट्रोपी का कंसेप्ट पहली बार सेकंड लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस कितनी है। थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? भाई जैसे जैसे आप 0 केल्विन की तरफ जाओगे एंट्रोपी हमारी 0 हो जाएगी। फिर हम देख लेते हैं कॉमन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स क्या क्या होती हैं। तो जो कॉमन थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं उनको हम डिटेल के अंदर इस पार्ट के अंदर देखेंगे। भाई थर्मोडायनामिक साइकिल्स क्या होती हैं? भाई एक मतलब प्रोसेस होता है, उसके अंदर वापस घूम फिर के आप उसी जगह पे आ जाओ तो आप उसको क्या कहोगे? साइकिल कहोगे। ठीक है भाई, एक प्रोसेस से आपने दूसरा प्रोसेस, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा, आप पहले वाली स्टेज के ऊपर ही लौट के आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक साइकिल के अंदर सीरीज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस होंगी, जिसमें सिस्टम भाई चेंज करेगा अपनी स्टेट के अंदर, उसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज होती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर ही लौट के आ जाएगा। तो इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर के अंदर ये थर्मोडायनामिक साइकिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो थर्मोडायनामिक साइकिल होती हैं वो क्लोज सिस्टम के अंदर ओकर करती हैं। थर्मोडायनामिक साइकिल जितनी भी हम पढ़ेंगे, सिस्टम हमारा क्या है? क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा था हमने? आइसोलेटेड से इसको कंफ्यूज मत करना। क्लोज सिस्टम के अंदर जो मास होता है, मैटर होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र कर सकती है। तो सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज मैटर विद इट्स सराउंडिंग बट एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, हीट एंड वर्क। तो जो थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं उनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। भाई कार्नट साइकिल क्या होती है? रैंकाइन साइकिल क्या होती है? ओटो साइकिल क्या होती है? और डीजल साइकिल क्या होती है? बिल्कुल आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे तो 11th 12th में आपने पढ़ी रखी होंगी ये चीज़ें, आपको होगा सर इतनी आसान चीज़ें थी ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्नोट साइकिल को। ये कार्नोट साइकिल होती है क्या है? तो ये एक प्रकार की थ्योरेटिकल साइकिल है और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हमको मिलती है। कार्नोट साइकिल के अंदर 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। एक तो जो मैंने आपको ये बताया क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है,
जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे ये सारे क्लोज सिस्टम वाले हैं, थर्मोडायनामिक साइकिल्स जितने भी हैं। फिर ये कार्नट साइकिल, इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल बट सर्व एज ए स्टैंडर्ड। तो जैसे कि आपको बताया भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलती है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे हम इसको देख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी मान लो 90% है और हमारी एफिशिएंसी आने लग रही है 85%, तो हम ये मान के चल सकते हैं जो हमने मशीन बनाई है, इंजन बनाया है, वो काफ़ी अच्छा है। 4 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखने भी लग रहे हैं। भाई सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। ए से बी की तरफ जाने लग रहे हैं। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, और एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंशन में वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन में वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होने लग रही है, हम ए से बी की तरफ जाने लग रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। फिर आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट ट्रांसफर हमारा 0 होता है। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम इसमें कम हो जाएगी और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। और आखिरी में रहेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, और वापस हम ए के ऊपर पहुंच गए तो ये हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर इसका ज़्यादा रहता है और जब हम सी पे जाएंगे टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा। ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाने लग रहे हैं। जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी रहेगी इसकी? तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए थर्मो के हिसाब से भी, और जो आप एनर्जी कन्वर्जन का आज हम ये टॉपिक देखने लग रहे हैं इसके हिसाब से भी। टी सी क्या है भाई? ठंडा कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर, एच क्या? हॉट का टेम्परेचर। आपसे क्वेश्चन में दे देगा कोल्ड वाले का टेम्परेचर है 300, हॉट वाले का टेम्परेचर है 500। सिंपल फॉर्मूले में पुट करो, एफिशिएंसी आ गई आपकी 0.4 यानी कि 40%। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बाकी न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम है। वर्किंग फ्लूइड इसके अंदर हम एक आइडियल गैस को लेते हैं। तो कार्नट साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम इसके अंदर एफिशिएंसी होती है, 4 प्रोसेस होते हैं। डायग्राम से भी आपको पता चल जाएंगे। सिंपल अगर आप भूल भी जाते हो तो ऐसे 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 और ऐसे ऐसे आपको डायग्राम बनाना है। भाई पीवी का ये ग्राफ है, तो शुरू में क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये आप इंजन के अंदर इसको होते हुए देख सकते हो। भाई स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे। तो भाई ये पिस्टन के अंदर आप देख सकते हो प्रोसेस को होते हुए। थर्मो के अंदर इसको जो भाई थर्मो वाली मैराथन है पूरा डिटेल में करा है। अगर वहाँ नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो गई और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो कार्नट साइकिल हमारी ख़त्म हो जाती है, इतना ही था इसमें। सेकंड साइकिल आती है रैंकाइन। कार्नट का इस्तेमाल तो पता चल गया ना, कार्नट से हमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो पता चल जाती है कार्नट साइकिल से एक टाइप से। रैंकाइन साइकिल क्या होती है? तो ये भी एक थर्मोडायनामिक साइकिल है जो हीट को मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट करती है। इसको हम स्टीम पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। काम कैसे करती है तो इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। तो जो आपको डायग्राम के अंदर दिखने लग रहा है ये हमारी कौन सी साइकिल है? रैंकाइन साइकिल है। सबसे पहले देखो, ये आपने हीट सप्लाई करी, क्यू इन, ये आपने क्या करी? हीट सप्लाई करी। जो यहाँ पे पाइप आपको ये दिखने लग रही है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका लिक्विड रहेगा, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ठीक है। आपने हीट प्रोवाइड करी, वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, वो क्या हो जाएंगे? उसकी वेपर बन जाएंगी, स्टीम बन जाएगी। फिर यहाँ हम क्या करने लग रहे हैं? यहाँ वॉल्यूम हम इंक्रीज करने लग रहे हैं, वॉल्यूम इसकी इंक्रीज करने लग रहे हैं, एक्सपेंशन करने लग रहे हैं। यहाँ आपने क्या करा? यहाँ पे आपने एक्सपेंशन करा, और ये है आपका क्या? ये कंडेंसर है। अच्छा, और जो वाटर वेपर है ना भाई, जो स्टीम बनी है आपकी, स्टीम को आप एक्सपेंड करवाओगे यानी वॉल्यूम एक्सपेंड करवाओगे। प्रेशर आप क्या करने लग रहे हो? कम करने लग रहे हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे इसको भेजने लग रहे हो। टरबाइन के साथ ये जुड़े होगा भाई, टरबाइन के ब्लेड गोल गोल घूमेंगे इससे टकरा के,
और जो आपकी गैस है, गैस का क्या होएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होएगी तो प्रेशर आपका कम होएगा। प्रेशर कम होने के बाद जो भाप होती है कंडेंसर के अंदर, आप उसको क्या करोगे, स्टीम होती है, स्टीम को वापस आप ठंडी करके कंडेंसर के अंदर लिक्विड बना दोगे। जो लिक्विड है पंप उसको क्या करेगा, वापस इस पाइप के अंदर भेज देगा। यहाँ वो दोबारा स्टीम बनेगी, यहाँ दोबारा एक्सपेंशन होएगा, टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा, टरबाइन के ब्लेड गोल गोल घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। तो कहाँ पे यूज करते हैं इसको हम, स्टीम पावर प्लांट के अंदर इसको हम यूज करते हैं। जो हीट होती है उसको ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो रैंकाइन साइकिल आपको पूरी समझ में आ गई होगी डायग्राम से। रैंकाइन साइकिल के अंदर भी टोटल 4 स्टेप हैं। रैंकाइन के अंदर भी हमने भाई 4 स्टेप देखे। भाई पहले आप इसको हीट करने लग रहे हो, यहाँ एक्सपेंशन होने लग रहा है, यहाँ कंडेंसर, और यहाँ फिर उसको वापस आपने सप्लाई कर दिया। बस ये याद रखना, जो रैंकाइन साइकिल कहाँ यूज होती है, स्टीम बेस्ड पावर प्लांट के अंदर। जो हीट होती है उसको मैकेनिकल वर्क में, और मैकेनिकल से उसको आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इसके काम आती है। कैरनेट वाली थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए यूज होती है। 4 ये स्टेप आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे आप। कुछ भूल जाओ तो जो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको अंदाजा लग ही जाएगा। रैंकाइन वाली बता दी, कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा डायग्राम देखने के बाद। फिर आती है ऑटो साइकिल। ये ऑटो साइकिल कहाँ पे यूज होती है, तो ये पेट्रोल के इंजन्स में यूज होती है। और इसके अंदर भी भाई टोटल 4 स्टेज हैं। पहला इनटेक, कंप्रेशन, कंबसन एंड एग्जॉस्ट। ऑटो साइकिल कहाँ पे, ऑटो साइकिल पेट्रोल के इंजन्स में यूज होती है। नाम इसका ऑटो है भाई, ऑटो रिक्शा, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, ऑटो वाली कहाँ पे, पेट्रोल की साइकिल है ये। इसके अंदर भी 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं भाई। सबसे पहले जो आपका पेट्रोल है भाई, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होते हैं, तो पेट्रोल ले लो, फ्यूल आपका, फ्यूल आपका टैंक के अंदर जो भी आपका जहाँ पे कंबसन होएगा फ्यूल आपका जाएगा, उसको कंप्रेस करेंगे, फिर कंबसन होगा। कंबसन कैसे होगा, स्पार्क प्लग की मदद से। कंबसन हुआ तो गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन होगा, ये भाई क्रैंक शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपके नीचे जाएगी, और जब शाफ्ट नीचे जाएगी तो जो यहाँ से धुआं वाला पार्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर भी टोटल 4 प्रोसेस थे। सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक आएगा, ठीक है, पेट्रोल जो है अंदर गया भाई आपका जो चैम्बर है उसके अंदर, फिर आपने उसको कंप्रेस किया दूसरे वाले में, यहाँ आपने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम इसकी कम हो जाएगी। फिर उसको कंबसन किया, कंबसन कैसे करोगे, स्पार्क प्लग की मदद से। फिर उसको क्या कर दिया भाई, जो हीट है एग्जॉस्ट गैस आपने रिजेक्ट कर दी, जैसे ये देखो इंजन के अंदर ये और होने लग रहा है। फिर चौथे टाइप की साइकिल आती है डीजल साइकिल। भाई पेट्रोल वाली में और डीजल वाली में अंतर क्या है, तो पेट्रोल वाली में तो हम स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करने लग रहे थे। इसके अंदर क्या है, फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय द हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस एयर। टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं गैस का। हम क्या करेंगे, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करके कंबसन करवाएंगे, फ्यूल को इग्नाइट करवाएंगे, रेदर देन ए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में तो चिंगारी हो गई, और इसमें क्या है, हम टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे कि उसका इग्निशन हो जाए। तो डीजल साइकिल आप देख सकते हो, डीजल के इंजन्स में ये यूज होती है। ऑटो वाली जो साइकिल होती है उससे ज़्यादा एफिशिएंट होती है। जो डीजल वाली साइकिल होती है वो पेट्रोल वाली से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। भाई डीजल वाले गाड़ियों में माइलेज भी तो ज़्यादा मिलती है, वो चीज़ आपको पता होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कंप्रेशन ज़्यादा करते हैं। डायग्राम से हम सही बनेगा इसके अंदर भी, और प्रोसेस भी वही है। पहले फ्यूल अंदर गया, कंप्रेस किया, कंबसन की, और फिर एग्जॉस्ट हो गया। रैंकाइन साइकिल भी क्लियर हो गई होगी आपको भाई, स्टीम के पावर प्लांट में होती है। ऑटो और डीजल वाली साइकिल भी क्लियर हो गई, ये याद रख लेना, जो डीजल वाली की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। आसानी से याद करने के लिए भी समझ सकते हो भाई, डीजल गाड़ियों की माइलेज ज़्यादा मिलती है। फिर आता है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट। तो हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन होता है जो हीट होती है या थर्मल एनर्जी है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। और जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको हम फ्रिज भी बोल देते हैं, वो क्या करता है, हीट को सोख लेता है, यानी कि हीट को ट्रांसफर कर देता है कोल्ड रिजर्वोयर से हॉट रिजर्वोयर के अंदर। जो आपके घरों में फ्रिज होता है वो ऐसे ही तो काम करता है भाई। फ्रिज में आपने कोई खाने का सामान रखा, तो उस खाने के सामान में जो भी हीट है उसको उठा के वो क्या करेगा, बाहर फेंक देगा हीट को, और अंदर फ्रिज बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड रिजर्वोयर से हॉट रिजर्वोयर में हीट को ट्रांसफर करता है रेफ्रिजरेटर। तो हीट इंजन में क्या होता है, आप हीट उसको प्रोवाइड करोगे वो वर्क करेगा, जैसे कि भाई गाड़ियों के इंजन हो गए, स्टीम के टर्बाइंस हो गए। और रेफ्रिजरेटर ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। इसमें वर्क डन किया जाता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए।
उल्टा है। इंजन में तो हीट प्रोवाइड करेंगे, वर्क करेगा, रेफ्रिजरेटर वर्क करके हीट को ट्रांसफर करेगा। एग्जाम्पल एसी में, फ्रिज में इसका इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर को। फिर आती है हीट इंजन की एफिशिएंसी। भाई हीट इंजन का काम क्या होता है? हीट इंजन को काम करना पड़ता है, इंजन को काम करना पड़ता है। और फ्रिज को क्या काम करना पड़ता है? फ्रिज को हीट ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे? इंजन की एफिशिएंसी तो होगी भाई वर्क डन डिवाइड बाय हमने उसको इतनी हीट प्रोवाइड करी। और रेफ्रिजरेटर को भाई हीट उसने कितनी रिमूव करी डिवाइड बाय वर्क का इनपुट किया था। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो भी चीज़ काम करने लग रहे हैं तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी और जो हम इनपुट दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। तो एफिशिएंसी होती है इंजन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रिज के लिए, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके लिए। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो भाई बेसिक बेसिक जो थर्मोडायनेमिक्स की साइकिल होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल थे वे सारे इस वाले चैप्टर के अंदर हमने कवर कर लिए। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 4, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन। बाकी ये जितना मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ मेरे हिसाब से तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग रही होंगी, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैकेनिकल वालों को ही समझ आ रहा होगा या भाई सिविल वालों को ही समझ में आ रहा होगा। एग्रीकल्चर के, इलेक्ट्रिकल के जितने भी भाई स्टूडेंट किसी भी ब्रांच के जुड़े हुए हैं सभी को सारी चीज़ें समझ में आने लग रही होंगी। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मोशन और द मैकेनिकल वर्क। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। और किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? जनरेटर या फिर अल्टरनेटर की मदद से हम कन्वर्ट करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। भाई चैप्टर का नाम ही है एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? वैसे तो जो ग्रीन एनर्जी वाला चैप्टर था उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह और जो फराडे के लॉ वगैरह वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर फिर देखते हैं हम, क्योंकि कोई बच्चा हो सकता है इस लेक्चर में पहली बार आया हो और रिवीजन हो जाएगी अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको अगर आप चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। या आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, व्हेन ए कंडक्टर मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट इंड्यूस ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस इट। तो डायग्राम से देखिए, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। भाई एक मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर आप कंडक्टर के अराउंड मूव करवाओगे तो जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जनरेट होएगा वो चेंज होता है। तो हमारा क्या होगा? करंट डेवलप होगा, करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर, भाई ये कोयल है कॉपर की, अगर इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और अगर आप बाहर से किसी मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड आप इसके अंदर लेके आओगे तो भी करंट जनरेट होगा। तो आप दोनों तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करवा सकते हो, या तो चुंबक को इसके अंदर और बाहर लेके जाओ, या फिर इस कंडक्टर को ही इस चुंबक के अंदर लेके चले जाओ, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो फराडे साहब थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, इन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया। कुल मिला के आपको यही समझना है, भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए तो भाई जो सिंपल मोटर होती है, ये मैं आपको मोटर के अंदर का डायग्राम बताने लग रहा हूँ। तो इसमें नॉर्थ साउथ का मैग्नेट लगा देते हैं। जो टरबाइन है भाई, ये आपकी टरबाइन की शाफ्ट होगी, यहाँ ब्लेड लगे हुए होंगे। अब इसके ब्लेड को आप कैसे भी घुमा सकते हो, स्टीम के साथ घुमा सकते हो, पानी की मदद से घुमा सकते हो, हाथ से घुमा दो, कैसे भी घुमा दो। ये इस जो आपकी कोयल है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये आपकी भाई पूरी कोयल है, ये भाई कॉपर की कोयल हो गई एक टाइप से, यानी कंडक्टर हो गया। जब ये रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज होने लग रहा है एक टाइप से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट रहता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का। हाइड्रो पावर में भी यही रहेगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले के अंदर भी यही कंसेप्ट रहेगा। आपका जो स्टीम एनर्जी वाला होता है उसके अंदर भी यही होता है। जो स्टीम होती है इसके ब्लेड को गोल गोल घुमाएगी, ब्लेड घूमेगी तो इसके साथ भाई शाफ्ट और गियर का सिस्टम रहता है। ये आपकी जो कोयल है ये गोल गोल घूमेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी कह लो आप उसको, वो चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है।
तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा भाई मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करने लग रहे हैं। डिवाइस कौन कौन से यूज करते हैं हम? डीसी जनरेटर हो सकता है भाई, ये डीसी करंट को पैदा करता है। एसी जनरेटर हो सकता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को डेवलप करता है। विंड टर्बाइन हो सकती हैं, हाइड्रो टर्बाइन हो सकती हैं। भाई विंड टर्बाइन में भी वही है, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है वो भाई उसके ब्लेड को घुमाएगी, टर्बाइन के ब्लेड शाफ्ट और गियर के सिस्टम के साथ, इसके साथ जनरेटर के साथ जुड़ा हुआ होगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी हम डेवलप कर सकते हैं। वही कंसेप्ट हाइड्रो टर्बाइन में है भाई, जो पानी की एनर्जी है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, वो फॉल करती है ब्लेड के ऊपर, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है जनरेटर के अंदर, डायनामो के अंदर, पावर प्लांट के अंदर? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल ही हम यूज करते हैं। फिर आती है एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? तो एफिशिएंसी का मतलब वही हो गया कि भाई आपको पावर मिल कितनी रही है, ठीक है, डिवाइड बाय आपने इनपुट कितना दिया। भाई वाटर की एनर्जी हो सकती है मान लो 100 किलोवाट, आपको मिलने लग रही है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में 90 किलोवाट, तो एफिशिएंसी आपकी कितनी हो गई? 90% हो गई। तो जो फ्रिक्शन के लॉस हो गए, मैग्नेटिक लॉस हो गए, लोड की कंडीशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। नॉर्मली हम कितनी लेते हैं? 80 से 95% एफिशिएंसी हमें मिल जाती है। अगला चैप्टर दोस्तों हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल टू दी मैग्नेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो घरों में जो आपकी मोटर लगी होती है, या भाई आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, तो क्या किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम किसकी मदद से करेंगे? इलेक्ट्रिकल मोटर्स की मदद से इसको हम करते हैं। तो जनरेटर का ये रिवर्स होता है, ये किसका रिवर्स होता है? ये जनरेटर का रिवर्स होता है। तो जो ऊपर हमने पढ़ा वही चीज़ है, इसके अंदर कौन सा इसका प्रिंसिपल होता है? तो लोरेंज फोर्स या फिर लेंज के जो प्रिंसिपल हैं वो देख लेते हैं। वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर किसी कंडक्टर को हम, भाई कंडक्टर यानी कि सिंपल कॉपर की वायर हो गई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग रहा है, अगर आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगने लग जाएगा। और जो फोर्स लगेगा तो भाई इसकी मोशन होगी वायर की, या भाई जो भी आपका कंडक्टर है, और इसकी वजह से हमारी मोटर काम करने लग जाती है, एनेबल मोटर टू डू दी मैकेनिकल वर्क। तो राइट हैंड रूल आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में आपने बहुत पढ़ा होगा राइट हैंड रूल। ये क्या कहता है? अपने अंगूठे को आप करंट के डायरेक्शन में रख दो, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, तो जो आपकी मिडल फिंगर वो किसको दिखाएगी? वो फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो मान लो जैसे हमारा करंट ऐसे फ्लो करने लग रहा है, करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारी क्या लगेगी? फोर्स लगेगी हमारी। तो ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। भाई करंट कैरिंग एक कंडक्टर है, भाई कॉपर की तार है, इसमें करंट फ्लो करने लग रहा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो फोर्स कहाँ पे लगेगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर। वो राइट हैंड का रूल, आप करंट को अंगूठे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को उसकी तरफ, तो जो आपकी मिडल फिंगर किसकी तरफ पॉइंट करेगी? पावर की तरफ या फोर्स की तरफ पॉइंट करेगी। इसमें भी वही चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। जब आप वायर के अंदर करंट फ्लो करवाओगे, इस तरीके से आपने मान लो करंट फ्लो करवा दिया, ये इस तरफ राइट हैंड रूल लगा के देख लो, भाई अंगूठे की तरफ वो कर दो और करंट की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर करो, तो फोर्स इसमें कहाँ लगेगी? नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। नीचे की तरफ फोर्स लगे तो गोल गोल ये, और इसमें ऊपर की तरफ लगेगी फोर्स, तो ये रोटेट करेगी, और ये भाई आपकी मोटर बन गई। ये आगे ब्लेड के साथ या कहीं भी कनेक्ट हो सकती है, शाफ्ट के साथ, गियर के साथ। तो इलेक्ट्रिक मोटर कितने प्रकार की होती हैं? डीसी मोटर हो सकती है भाई, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, टॉयज में, फैन में लगती है। इंडक्शन मोटर हो सकती है जो पंप में और लिफ्ट में लगती है। सिंक्रोनस मोटर हो सकती है भाई, एसी करंट पे काम करती है ये, और हाई स्पीड के एप्लीकेशंस में यूज होती है। तो मोटर के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, इतना डीप में आपको नहीं जाना, बस इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल समझ गए। ये आपको पता होना चाहिए लोरेंज फोर्स का प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट था, और ये लोरेंज फोर्स इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए, जो हमने अभी देख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिया। एप्लीकेशन कहाँ है? तो जहाँ पे भी भाई पंखे हो गए, मोटर हो गए, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स एंड एग्रीकल्चर मशीनरी में इसकी एप्लीकेशन है। अगला चैप्टर हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन।
तो जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसी, भाई जैसे कोयला हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, या बैटरी हो गई, इन सब में क्या केमिकल एनर्जी है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल है उसको फिर आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, भाई जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो जो बैटरी ऑपरेशन हो गई, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्जन है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन। की डिवाइस क्या है, तो भाई बैटरी हो गई। बैटरी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर। जो बैटरी होती है, सेल होता है, उसके अंदर कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन। दो टाइप की बैटरी होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है, भाई नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी, और सेकेंडरी जो रिचार्ज हो सकती है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी, लीड एसिड बैटरी, जो भाई इन्वर्टर वगैरह में होती है। और प्राइमरी ड्राई सेल और अल्कलाइन बैटरी, जो सिंपल भाई आप रिमोट वगैरह में डालते हो। फ्यूल सेल देख लेते हैं। फ्यूल सेल हमने ग्रीन एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। भाई सिंपल 1 सवा घंटे के अंदर वो देखो, ये 1 घंटे 21 मिनट में कंप्लीट ग्रीन एनर्जी कवर है। तो वाओ नहीं देखा तो उस वाले लेक्चर को आप देख सकते हो। ये काम कैसे करते हैं फ्यूल सेल, उसको देख लेते हैं। तो फ्यूल सेल में भाई हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजर के तौर पे ऑक्सीजन। जो एनोड होता है, क्या एनोड, एनोड पे हम किसको लेके आएंगे, हाइड्रोजन पे। और कैथोड पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। अच्छा एक चीज़ याद रख लेना, एनोड पे क्या होगी, एनोड पे रिडक्शन कर देंगे और इस पे ऑक्सीडेशन कर देंगे। हाइड्रोजन का जो H पॉजिटिव आयन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बन के इधर निकल जाएगा। जो हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे फ्लो करता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। तो हाइड्रोजन का जो फ्यूल सेल है वो देख लो कितना आसान कंसेप्ट था, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कौन सा होता है, भाई जो सोने का पानी चढ़वाते हैं ना लोग भाई आभूषणों के ऊपर, ऑर्नामेंट्स के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करवाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ही होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी इस चीज़ को हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, भाई जैसे आपने पानी लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, बैटरी के थ्रू जैसे ही करंट इसके अंदर चलाया आपने, तो जो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर सोडियम आ जाएगा और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। एक होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर तो आपको बैटरी लगानी पड़ रही है, और गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर क्या होती है, जनरेट होती है, किसमें, गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो दो साल्ट के आपने ये सॉल्यूशन ले लिए, बीच में साल्ट ब्रिज लगा देते हो। साल्ट ब्रिज सिंपली ये कह सकते हो भाई कोई कंडक्टर है जिसके थ्रू आयंस का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये एनोड की प्लेट है, ये कैथोड की प्लेट है। कैथोड पे ये रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। और भाई जिंक किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करंट इसके अंदर फ्लो होने लग जाता है। आपको ये पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल से आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हो। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की इसके अंदर रिएक्शन होती है। एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। जैसे हाइड्रोजन के फ्यूल सेल में हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने लूज कर दिया, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जैसे कि भाई ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन क्या बन गई, H2O बन गई, या फिर जैसे और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आके इसमें मिल गए। तो जो फ्यूल सेल का एग्जांपल ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे कैथोड के ऊपर आने लग रहे हैं। तो कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, फ्यूल सेल के अंदर एनोड पे हाइड्रोजन रहेगी, ये चीज़ भी याद रख लेना। अप्लीकेशंस क्या है, तो बैटरी के अंदर, फ्यूल सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इनका यूज
करते हैं। एडवांटेज क्या भाई, पोर्टेबल है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हो, कोई भी आवाज़ नहीं करती। और स्मॉल गैजेट से लेके लार्ज ग्रिड के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। चैलेंजेस क्या, कॉस्टली होती हैं। जो आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है लिथियम आयन की, वो कॉस्टली होती है, अवेलेबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, और यूज करने के बाद वो वेस्ट बन जाती है, उसका डिस्पोजल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो ये वाला चैप्टर भी दोस्तों हमारा खत्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7, रीन्यूएबल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है वो क्या होती है? तो रीन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो हम नेचुरल प्रोसेस से डिराइव करते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि सनलाइट हो गई, विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, और ये इको फ्रेंडली होती हैं और लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल रहती हैं। तो मेजर रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स देख लेते हैं और कन्वर्जन के मेथड देख लेते हैं। तो सोलर एनर्जी आती है सबसे पहले। तो सोलर एनर्जी को आप कैसे कन्वर्ट करते हो भाई? सोलर पैनल की मदद से, फोटोवोल्टिक सेल की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो। विंड एनर्जी को आप क्या कर सकते हो? विंड टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाइड्रो एनर्जी भाई, वाटर की एनर्जी को आप टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोमास की मदद से आप क्या कर सकते हैं? हीट या इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बायोमास भाई जो हमने पढ़ा था, मीथेन गैस मिलती है हमें, या फिर सिंथेटिक गैस मिलती है। अच्छा, सिंथेटिक गैस रिवीजन करवा देता हूँ। सिंथेटिक गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। ठीक है, याद रख लेना, पेपर में एक क्वेश्चन ये जरूर बनेगा, सिंथेटिक गैस क्या होती है। ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में सिंथेटिक गैस बनती है, ये चीज़ भी याद रख लेना। जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है भाई? अर्थ के अंदर जो एनर्जी रहती है, अर्थ के बिल्कुल डीप जाके टेम्परेचर हाई रहते हैं, तो उस हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइडल या वेव एनर्जी, जो टाइड्स होते हैं, समुद्र के अंदर लहरें होती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी भाई हमने देखे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स, और किस तरीके से भाई किस एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो जो सोलर सिस्टम होते हैं वे फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो वो हमने देख लिया था ग्रीन एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेमीकंडक्टर रहता है, सेमीकंडक्टर रहेगा, और एक क्या रहेगा? पी एन जंक्शन रहेगा। पी यानी कि पॉजिटिव, एन यानी कि नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आती है तो इलेक्ट्रॉन पी की तरफ भागेंगे, जो होल हैं एन की तरफ भागेंगे। ठीक है, और आपस में भाई एक सर्किट के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो सोलर पीवी सिस्टम फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। डायग्राम के थ्रू और पूरे डीप में इस ग्रीन एनर्जी वाले चैप्टर में ये चीज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सोलर थर्मल सिस्टम भाई, सनलाइट की जो सूरज की रोशनी में हीट होती है उसको हम मिरर की और लेंस की मदद से एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके पानी को गर्म करने में, खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड एनर्जी आपको पता ही है भाई, विंड की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगी। हाइड्रो में वाटर, बायोमास के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको या तो आप बर्न कर दोगे डायरेक्ट, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस या absence में केमिकल या दूसरे प्रोसेस करवा के आप इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी गैसेज डेवलप आप कर सकते हो। रीन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेज क्या भाई? पोल्यूशन नहीं करता, लॉन्ग टर्म तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगी। एनर्जी एक्सेस मिलता है रूरल एरिया के अंदर, और फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी निर्भरता कम होती है। चैलेंजेस क्या है भाई? इंटरमिटेंसी, 24 घंटे लगातार अवेलेबल नहीं है। वैसे जैसे सनलाइट है, जब सूरज की रोशनी रहेगी तभी अवेलेबल रहेगी। विंड एनर्जी है, जब हवा चलेगी तभी अवेलेबल रहेगी। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई इंस्टॉलेशन करने के लिए, और ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन करने में हमें इसके इशू फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्जन। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला होता है स्प्लिट करके, जिसको हम फिजन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? FISSION, फिजन। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन में आप क्या करोगे? दो एटम को आपस में जोड़ के एक बना दोगे। फ्यूजन में क्या है? एक एटम को तोड़ के आप दो एटम बनाओगे, तो इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है और इसके अंदर भी हमें एनर्जी मिलती है। जो फ्यूजन वाला होता है, यानी जिसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, वो नॉर्मली आज के दिन इस्तेमाल होता है भाई, ज़्यादातर बड़े देश इसको इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका, इंडिया, चाइना, इन देशों में फ्यूजन वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी यही है। फ्यूजन वाली कौन सी है? वो आज के दिन इतने अच्छे से डेवलप हो नहीं पा रही है, तो वो डेवलपिंग फेज के अंदर ही है अभी। प्रिंसिपल देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो हम इस्तेमाल करते हैं हर जगह, वो कौन सी है? फ्यूजन वाली ही है। इसमें स्प्लिट करते हैं हम, ठीक है।
इज द प्रोसेस हैवी न्यूक्लियस, जो बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, जैसे कि यूरेनियम 235, इसको छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन देखिए आप, जो यूरेनियम का एटम है, यूरेनियम के एटम के ऊपर एक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन आके टकराएगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिव होता ना ही ये नेगेटिव होता। न्यूट्रॉन आके इससे टकराएगा तो ये दो अलग अलग एटम में स्प्लिट हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन को रिलीज करता है, 3 न्यूट्रॉन को रिलीज करता है, और भारी मात्रा में एनर्जी मिलती है हमें। तो ये आपका किसका प्रिंसिपल है? न्यूक्लियर फिजन का, FISSION, ये याद रखना, फिजन का। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल तरीके से इस रिएक्शन को करते हैं और हमें बहुत मात्रा में एनर्जी देखने को मिलती है। न्यूक्लियर प्लांट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो भाई एक इसके अंदर रिएक्टर रहेगा, कूलेंट का पंप रहेगा, फ्यूल की रोड रहती है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रोड होती है, स्टीम की टरबाइन होती है, कंडेंसर होता है, पंप होता है, अल्टरनेटर होता है। रिएक्टर भैया आपको पता ही है, जो पूरी की पूरी यूनिट है, इसको आप रिएक्टर कह सकते हो, जहाँ पे फिजन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। जो एनर्जी मिलती है उससे हम वाटर वेपर को एवोपरेट करवाएंगे, स्टीम बनाएंगे, भाप बनाएंगे, भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी, टरबाइन के ब्लेड गोल गोल घूमेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। ठीक है। मॉडरेटर का क्या काम होता है? तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा स्पीड से हिट करते हैं, निकलते हैं, तो उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मॉडरेटर का। कंट्रोल रोड, कंट्रोल रोड न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कंट्रोल रोड्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो ये 3 न्यूट्रॉन निकले, अगर इनको अनकंट्रोल छोड़ देंगे तो 3 न्यूट्रॉन वही दूसरे यूरेनियम के एटम से टकराएंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर किसी और यूरेनियम के एटम से टकराएंगे, तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। इसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, वरना तो धमाका नहीं हो जाएगा। जो परमाणु बम होता है उसमें क्या होता है? अनकंट्रोल होता है, धमाका हो जाता है उसमें। लेकिन रिएक्टर क्या होता है? कंट्रोल तरीके से हम करते हैं, तो वहाँ हम कंट्रोल रोड का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। हीट एक्सचेंजर होता है, जो हीट होती है उसको वाटर से ट्रांसफर कर देता है, हीट को वाटर में ट्रांसफर कर देगा। टरबाइन क्या रहेगा? स्टीम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। और कूलिंग सिस्टम, जो एक्सेस हीट होती है उसको रिमूव करेगा, कूलिंग सिस्टम। तो सारे प्रोसेस आप रिएक्टर के समझ चुके होंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से हम हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे भाई टरबाइन के ब्लेड घुमा के, और टरबाइन की जो ब्लेड घूमेंगे मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस इसके अंदर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो अलग रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है। उनको आपस में अगर आप कंबाइन करवा दोगे तो फ्यूजन कहलाता है। तो जैसे हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप लिए आपने, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, आपस में दोनों को कंबाइन करके आपने क्या बना दिया? हीलियम बना दिया। आपने क्या बना दी? हीलियम बना दी। और एक्स्ट्रा एक न्यूट्रॉन बचेगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बचेगा, और बहुत भारी मात्रा में आपको हीट मिलती है इससे। लेकिन इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए आपको बहुत क्वांटिटी में हीट चाहिए, और ये वाला प्रोसेस अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी ये डेवलप पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज क्या? भाई बहुत हाई क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, और किसी भी प्रोसेस से हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है? जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करे, वो एक बड़ा खतरा है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। जैसे कि भाई चेरनोबिल रसिया में हादसा हो गया था, फुकुशिमा जापान के अंदर जब सुनामी आई थी वहाँ हादसा हो गया था। हाई सेटअप कॉस्ट है, और रेगुलेटरी हर्डल इसमें बहुत ज़्यादा है, भाई नियम कानून बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात है। अगला चैप्टर आता है एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी एंड लॉस। तो ये किसके बारे में बात करता है? जब आप एक एनर्जी को, भाई मान लो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने लग रहे हो, तो क्या 100% कन्वर्ट हो जाएगी? जी नहीं, 100% कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉस होंगे, फ्रिक्शन के लॉस होंगे, हीट के अंदर लॉस हो जाएंगे, तो कोई भी 100% कन्वर्ट नहीं होती। तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी में हम मेजर करते हैं कि भाई कितने परसेंट यूजफुल एनर्जी में वो कन्वर्ट होने लग रही है। फॉर्मूला क्या? भाई आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस किस तरीके से होते हैं? तो भाई थर्मल लॉस हो सकते हैं,
ठीक है भाई। इंजन आप जैसे मान लो गाड़ी का इंजन है, तो कायदे से तो क्या होना चाहिए था, जो आपका शाफ्ट वगैरह है सब कुछ सारी एनर्जी उसी में ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ एनर्जी हीट के अंदर लॉस हो जाती है। फ्रिक्शन में लॉस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में लॉस हो सकती है भाई, जो रेजिस्टेंस वगैरह है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल में लॉस हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉस हो जाएगा, रेडिएशन में लॉस हो जाएगा, या इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर भी कुछ ना कुछ लॉस हमारा होता रहता है। और ये कहाँ कहाँ पे ओकर होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो भाई। इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ पे होगा भाई, इंजन्स के अंदर और फर्नेस में रेडिएशन के लॉस, बॉयलर में और फर्नेस में मैग्नेटिक लॉस, ट्रांसफार्मर और रोटेटिंग मशीन्स में इलेक्ट्रिकल लॉस, ट्रांसफार्मर और जनरेटर्स में फ्रिक्शन का लॉस, मोटर में और मैकेनिकल जो लिंक है उनके अंदर। एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए भाई। 100% एफिशिएंसी हो हम तो यहीं चाहते हैं, तो हम अच्छे से उसको डिज़ाइन करेंगे, थर्मोडायनामिक्स इंप्रूवमेंट करेंगे, एरोडायनामिक्स उसके इंप्रूव करेंगे। एरोडायनामिक यानी कि उसकी शेप वगैरह जो हो गई, इंसुलेशन करेंगे ताकि थर्मल लॉस कम से कम हो, हाई एफिशिएंसी मशीन बनाएंगे, वेस्ट जो हीट वेस्ट होने लग रही है उसको रिकवरी की कोशिश करेंगे भाई, उससे हम कोई और काम करवा लेंगे भाई, मतलब लॉस नहीं होने देना कुल मिला के हमें। और मशीन को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करोगे उसके, ताकि फ्रिक्शन के अंदर लीकेज में और वियर एंड टीयर में कम से कम लॉस हो। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, एनर्जी कम लॉस होगी, लॉस कम होगी तो भाई कॉस्ट कम आएगी हमारे पास, एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़ेगा और सस्टेनेबल रहेगा ये। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन इन दी इंजीनियरिंग सिस्टम। जो एनर्जी कन्वर्जन का ये पूरा हम चैप्टर देखने लग रहे हैं भाई, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने लग रहे हैं। तो जितने भी आपके इंजीनियरिंग के सिस्टम है उसका जो फंडामेंटली है वो क्या है, एनर्जी कन्वर्जन है। वेदर इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेटिंग मशीन्स, हीटिंग और कूलिंग, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी कन्वर्टेड एफिशिएंटली एंड रिलायबली। हम हर जगह जो भी प्रोसेस करने लग रहे हैं उसके अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दूसरे के अंदर कन्वर्ट ही करने लग रहे हो। तो वो देख लेते हैं कि भाई इंजीनियरिंग सिस्टम्स में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो जो पावर जनरेशन के सिस्टम हो गए भाई, आपके थर्मल के पावर प्लांट हो गए, वहाँ पे क्या काम करता है, एनर्जी कन्वर्जन। जो आपकी फ्यूल है, फ्यूल की केमिकल एनर्जी थर्मल में, थर्मल एनर्जी मैकेनिकल में, और मैकेनिकल एनर्जी आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे भाई, जो कोयला है या ऑयल है उसको आपने जलाया, कंबसन किया उसका, तो उससे हीट प्रोड्यूस हुई, हीट से आपने पानी को गर्म किया, स्टीम बनी, भाप बनी, भाप टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो इस तरीके से एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसका हम इस्तेमाल करते हैं भाई, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक फिर मैकेनिकल में, और मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर सिस्टम के अंदर विंड एनर्जी, बायोमास के अंदर, बायोमास वाला भी ग्रीन एनर्जी में हमने पूरे अच्छे से पढ़ा था भाई, 4 प्रकार के भाई 4 जनरेशन ऑफ बायोमास होते हैं, इथेनॉल वगैरह पढ़ी थी, सिंथेटिक गैस पढ़ी थी, ठीक है। तो वे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस चैप्टर को नहीं देखा तो देख लेना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तो इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई, इंडक्शन हीटिंग हो गई, कंप्रेस एयर सिस्टम हो गए, इन जगह हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि भाई इंडक्शन हीटिंग हो गई, इंडक्शन चूल्हे वगैरह हो गए जो आपने देखे होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे हम मेटल को डायरेक्टली हीट करते हैं, इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन दी मेटल वर्किंग। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में हम इस्तेमाल करते हैं भाई, इंटरनल कंबशन इंजन हो गए, जो आपके नॉर्मल कार बस हो गई, वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो भाई, आपने पेट्रोल डीजल डाला, जो फ्यूल है केमिकल एनर्जी थर्मल में, थर्मल से मैकेनिकल में वो कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेलवे, हाइब्रिड व्हीकल, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस भाई, जो आपकी एसी हो गई, फ्रिज हो गई भाई, आपका इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया, वाटर हीटर हो गए, तो इन सभी के अंदर हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर ही कन्वर्ट करने लग रहे हैं। तो समरी टेबल के अंदर आप देख सकते हो भाई, पावर जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर ले, तो इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल या थर्मल में, ट्रांसपोर्ट के अंदर केमिकल को मैकेनिकल में, होम और ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिकल को थर्मल या मैकेनिकल में। डिवाइस देख लो भाई, टरबाइन, जनरेटर, इंजन्स, मोटर, हीटर, फैन, कंप्रेसर, इंडक्शन हीटर, सोलर पैनल, तो ये सभी डिवाइस की मदद से आप कन्वर्ट करते हो। तो ये सभी आप नॉर्मल आपने यूज कर ही रखे हैं, घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई आपने कभी ये देख नहीं रखे हो। तो आज के लेक्चर का हमारा दोस्तों फाइनली आ जाता है चैप्टर नंबर 11, लास्ट चैप्टर हमारे एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स का लास्ट चैप्टर। तो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं एनर्जी कन्वर्जन के अंदर, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर क्लीन एंड स्मार्ट एनर्जी ग्रो, ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम आर इवॉल्विंग,
भाई जैसे जैसे एनर्जी के लिए हमारी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, तो जो ट्रेडिशनल एनर्जी के सिस्टम है वो चेंज होते जा रहे हैं, इवोल्व होते जा रहे हैं। अमर्जिंग ट्रेंड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, जो न्यू ट्रेंड है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, यानी कि लॉन्ग टर्म अपनी ज़रूरतों के साथ हम फ्यूचर जनरेशन्स की और एनवायरनमेंट को ध्यान में देखते हुए किसी भी चीज़ को यूज करें। स्मार्ट कंट्रोल, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाई एफिशिएंसी, इन सब के ऊपर भाई अमर्जिंग ट्रेंड हमारे फोकस करते हैं। तो लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजीज़ को हम देख लेते हैं। स्मार्ट ग्रिड हो गई। स्मार्ट ग्रिड से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कंजम्पशन होने लग रही है, कहाँ पे कितनी डिमांड है, कहाँ पे क्या फॉल्ट है, तो उसको हम अच्छे तरीके से कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड की मदद से। ग्रिड क्या होती है भाई, पूरा जो बिजली के टावर वगैरह लगे होते हैं उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है पूरे कंट्री के अंदर, सिटी में, वो ग्रिड कहलाता है। एनर्जी स्टोरेज, तो एनर्जी स्टोरेज के नए नए सिस्टम आ गए भाई, लिथियम आयन की बैटरी, सिलिकॉन ग्रेफीन बेस बैटरी, एल्यूमिनियम बेस बैटरी, हाइब्रिड सिस्टम एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग, वही हर चीज़ को आप इंटरनेट से जोड़ देते हो। एडवांस मटेरियल बेस्ड टू एनर्जी फ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड कार्बन न्यूट्रल सॉल्यूशंस, एक एक करके इनको फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, मॉडर्न इलेक्ट्रिक ग्रिड यूजिंग द डिजिटल कम्युनिकेशन टू ऑप्टिमाइज द जनरेशन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड होती है पूरे भैया आपके टावर्स की और इलेक्ट्रिक की जो लाइन होती है, उसको आप डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट मीटर, भाई आप रियल टाइम लोड मॉनिटर कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप स्मार्ट ग्रिड के जरिए कर सकते हो। रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, लॉस कम होते हैं, और जो आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस पर हमारा कंट्रोल बेटर बनता है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देख लेते हैं। तो भाई लिथियम आयन, सोडियम आयन की बैटरी डेवलप होने लग रही हैं, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी को बहुत कम स्पेस के अंदर स्टोर करके रख सकती हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनने लग रहे हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो केवल वाटर रहता है। एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एनोड पे ऑक्सीडेशन रहेगा, कैथोड पे रिडक्शन रहेगा। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स क्या होते हैं, तो भाई दो या दो से ज़्यादा जो एनर्जी के सोर्स होते हैं, अगर आप उसको आपस में कंबाइन कर दो तो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, तो भाई आजकल जैसे गाड़ियाँ आने लग रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं, और उसमें आप पेट्रोल डीजल भी डलवा सकते हो। सोलर विंड हाइब्रिड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स हो गए। इंटरनेट ऑफ एनर्जी, ये इंटरनेट ऑफ एनर्जी क्या है, तो जो आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा था ना भाई, हर चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर दो और ऑटोमेशन कर दो, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम हो, सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली होती रहे, तो वहीं ये इंटरनेट ऑफ एनर्जी आ गया। स्मार्ट मीटर और सेंसर लगे हुए होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स की मदद से भाई फॉल्ट को हम ढूंढ सकते हैं, लोड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जनरेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एडवांस मटेरियल फॉर एनर्जी डिवाइस, तो बहुत एडवांस और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के मटेरियल्स का हम यूज करेंगे जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो और मिनिमम लॉस हो। तो ग्रीफीन और नैनो मटेरियल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भाई कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इनमें ज़्यादा होती है। थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल, भाई जो वेस्ट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये क्या होते हैं भाई, जो आप वेस्ट प्रोडक्ट करते हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। जो म्यूनसिपल वेस्ट है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, किस टेक्निक की मदद से, इंसनरेशन, एनारोबिक डाइजेशन या गैसिफिकेशन की मदद से। गैसिफिकेशन से हमें क्या मिलती है, सिंथेटिक गैस मिलती है। सिंथेटिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। एनारोबिक डाइजेशन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, गैसिफिकेशन में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रहेगी। इंसनरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करोगे। एडवांटेज क्या है भाई, लैंडफिल जो जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं वे कम होंगे, पावर भी जनरेट होगी, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है फिर बता देता हूँ, ग्रीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, क्लाइमेट चेंज वाले में पढ़ा हमने सर्कुलर एनर्जी को। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूचर प्रोमिस, तो भाई फ्यूजन तो आपको पता है, फ्यूजन FISSIION, तो फ्यूजन तो हमें पता भाई, फिलहाल हम यूज करने लग रहे हैं, ठीक है, फ्यूजन। लेकिन फ्यूचर में हम क्या कर देंगे, जो फ्यूजन वाली टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप दो एटम को एक कर देते हो, तो वो वाले भी हम डेवलप करने लग रहे हैं, और उससे मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं।
कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो टेक्नोलॉजी, ऐसी आज के दिन हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने लग रहे हैं जिससे कार्बन का एमिशन जीरो हो, और अगर कोई एमिशन होता भी है तो हम उस कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, भाई आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू डेवलप करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। एक होती है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कौन सी होगी भाई, ऐसी हाइड्रोजन जिसको डेवलप करने के लिए आपको प्रदूषण करना पड़ता है, तो ग्रे हाइड्रोजन। ग्रीन, भाई कोई भी आपने प्रदूषण नहीं किया, ऐसे तरीके से आपने हाइड्रोजन डेवलप करी। और गोल क्या हमारा, 2050 तक नेट जीरो एमिशन, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करने लग रहे हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हम स्टोर भी कर लेंगे या कैप्चर करने लगेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेट जीरो एमिशन। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा एनर्जी कन्वर्जन का टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको हमने कंप्लीट किया है एक ही मैराथन क्लास के अंदर, और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ 7-8 या जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप 7 या 8 सभी क्वेश्चन इसके अंदर 100% अटैम्प्ट कर पाओगे। इस चैप्टर से बाहर इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो आज मैंने आपकी ये क्लास ली है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और डिसिप्लिन लर्नर ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना चाहते हो तो DIA10 कूपन कोड यूज़ करके आप डिसिप्लिन लर्नर ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। आपको ये लेक्चर कैसा लगे आप बता सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने अपने साथ के काफ़ी बच्चों को या भाई कमेंट करते हुए देखा कि सर हमने तो 20,000 की 25,000 की उस कोचिंग किट भाई ये ले ली थी, क्लास ले ली थी। तो एक एक सब्जेक्ट इतना आसान और मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसको 25-40 घंटों के अंदर कवर करवाते हैं और बच्चों को इतना कन्फ्यूज कर देते हैं वो कहीं के पढ़ने लायक नहीं रहते। तो नॉर्मल पढ़िए आप, ठीक है। जो आपको चैप्टर करवाए हैं उसको हमने 100% कवर किया है। ऐसा नहीं है कि भाई मैराथन वीडियो है तो कोई चीज़ को हमने छोड़ दिया हो या किसी चीज़ को हमने नहीं किया हो। तो सारी चीज़ें हमारी कवर हुई हैं UPAE इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो, सिविल के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के आप बच्चे हो, सभी को हिसाब में रखते हुए और 100% करते हुए हमने सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं। अब कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि फुल क्लास तो उसकी हो चुकी है और उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैराथन वीडियो नहीं हुई उनकी। मैराथन वीडियो किसकी नहीं हुई, क्वालिटी कंट्रोल की नहीं हुई, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन की नहीं हुई। तो अगली मैराथन वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन की ही लूँगा। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट मैराथन वीडियो रहने वाली है। एक अपना क्वालिटी कंट्रोल की मैराथन नहीं हुई और शायद एक और अपना सब्जेक्ट बचा हुआ है उसकी नहीं हुई होगी। ज़्यादातर सब्जेक्ट की हम मैराथन वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं अगले 1 या 2 दिन में उन सभी की भी हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ तक आए हो, आप वीडियो में पूरे आखिरी तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से पढ़ने लग रहे हो। आपसे यहीं कहेंगे अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो। UPAE एग्ज़ाम से जुड़े हुए आप जितने ग्रुप हैं या स्टडी ग्रुप हैं वहाँ आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप रिवीजन करते रहिए, आप अच्छा ही करेंगे एग्ज़ाम में। धन्यवाद।